दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप हमारे साथ देखना शुरू कर चुके हैं कोलारस हलचल। तो आज रविवार का दिन है और विधानसभा कोलारस में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिसके बारे में किसी भी परिचय को देना हम अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि सूरज को दिया बताने के बराबर होगा। पूरा कोलारस विधानसभा का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, रजहारी के नाम से जानता है। उनका पूरा परिचय भी हम उन्हीं से ही जानेंगे और उनका जो राजनीतिक कैरियर है और राजनीतिक कैरियर के बारे में ही हम उन्हीं की ही जुबानी आपसे मिलवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम कोलारस हलचल का नेताजी। तो दोस्तों हमारे साथ में मौजूद हैं रामस्वरूप रावत जी, जिन्हें रजहारी जो सरनेम है जनता ने इन्हें प्यार से दिया है उसके नाम से उन्हें जानते हैं। पूरा नाम लेते हैं रामस्वरूप रजहारी, मगर उनका नाम रामस्वरूप रावत जी है और वो कोलारस विधानसभा के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जो राजनीतिक कैरियर है 1989 से शुरू हुआ था और अब 2022 चल रहा है, यानी करीब 33 साल उनका राजनीतिक सफ़र हो गया है सार्वजनिक जीवन जीते हुए। अब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उनका पूरा परिचय और उनके जो घटनाक्रम हैं, जिन घटनाक्रमों को लेकर के वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए सुनते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम नेताजी के नाम से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कोलारस हलचल पर। धन्यवाद मनोज जी। सर मैं सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपना परिचय विस्तार से दें और उसके बाद आपके राजनीतिक जीवन पर चर्चा करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 1989 में जब अम्मा महाराज राजमाता साहब लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तब मैंने युवा होकर 18 साल की उम्र में पहली बार उनके पक्ष में काम एवं मतदान किया था। और इसके बाद में 1994 में मैं पंचायत की राजनीति में आया, तो उस समय मतदाता सूची में मेरा नाम था, मगर उम्र मेरी 21 साल नहीं थी। इसकी वजह से मैंने अपने पिताजी को सरपंच का चुनाव लड़ाया और वो विजयी हुए। मैं जनपद सदस्य 2005 में निर्विरोध बना। मेरी माताजी निर्विरोध जनपद सदस्य बनी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होने के कारण मेरी माताजी जनपद अध्यक्ष बनी और मैं जनपद में एक सभापति के रूप में एक समिति का उनका सहयोगी रहा हूँ। और इसके बाद में जिला पंचायत में मेरी पत्नी पिछले कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य थी, मेरी माताजी जिला पंचायत सदस्य थी। मंडी में भी मेरी माताजी डायरेक्टर रही। सहकारिता में मैं क्या नाम से भूमि विकास बैंक है, आपका सीसीबी बैंक है, इनमें डायरेक्टर मेरे परिवार के लोग। और मार्केटिंग में विगत 3 चुनाव से वर्तमान में अभी भी जो मार्केटिंग का जो बोर्ड है वो हम लोगों के मिला के ही बना है। मैं भी खुद मार्केटिंग में डायरेक्टर हूँ। मार्केट के लिए प्रतिनिधि हूँ मार्केटिंग से और बैंक के लिए प्रतिनिधि हूँ। ये सब आशीर्वाद आप सब भाइयों का और सहयोगियों का और जनता का हमारे परिवार के ऊपर लगातार रहा है। पिछली बार जो चुनाव हमने लड़ा तो पार्टी ने हमें अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था, मगर किन्हीं कारणों से हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार का जो चुनाव रहा उसमें मेरा छोटा भाई ग्राम पंचायत से सरपंच है और मेरी दोनों बहुएं जनपद सदस्य हैं। अभी गत दिनों जनपद का जो चुनाव हुआ था उसमें अध्यक्ष के चुनाव में हमने निर्विरोध भागीदारी माननीय प्रभारी मंत्री और पार्टी के निर्देश पर की थी अध्यक्ष का चुनाव। और इसके बाद में उपाध्यक्ष के चुनाव में हमने चुनाव लड़ा, जिसमें दूसरा पक्ष चुनाव जीता है। आपने जब निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए गए थे आप, तो फिर उपाध्यक्ष पद पर मतलब विरोध में पीछे कैसे रह गए? क्योंकि आपको तो वहाँ पे विजेता होना था, सहमति होनी थी। ऐसा है कि पार्टी में एक कमेटी बनी थी, उसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे वरिष्ठ लोग थे। प्रभारी मंत्री जी के सामने बैठ के तय हुआ था कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन मेरी देखरेख में मैं खुद संपन्न कराऊंगा। प्रभारी मंत्री जी ने ऐसा बोला था। तो उनने कहा था कि भरत सिंह जी एक बुजुर्ग हैं और भरत सिंह जी ने भी इच्छा हम सबसे जाहिर की थी कि मेरा लास्ट चांस है तो मुझे आप इस बार मौका दो। तो प्रभारी मंत्री जी की बात को मान के हमने जनपद अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध करा दिया था। और उपाध्यक्ष के चुनाव में जो परिस्थितियां थीं उसमें क्या हुआ कि पहले जो चुनाव का कार्यक्रम था वो 2:30 बजे से होना था
और वो अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित होते ही वो चुनाव कार्यक्रम परिवर्तित हो गया और 12:30 बजे से कर दिया। उसमें 2-3 मत ऐसे थे जो अपने परिजनों से मिलना चाहते थे, लेकिन 15 मिनट के समय में वो मिल नहीं पाए, इस कारण वो मत हमें नहीं मिले। लेकिन प्रभारी मंत्री जी से मैंने कांटेक्ट करके कहा था कि आप जो है का नाम से इसमें आक्षेप कर दें, या तो हमको मना कर दें या सामने वाले को मना कर दें, तो इसको भी निर्विरोध करा दें। तो प्रभारी मंत्री जी की व्यस्तता के कारण उस समय उनका फ़ोन नहीं उठा, और बाद में जब उनका फ़ोन आया था प्रभारी मंत्री जी का, तो मैंने उनको पूरा विषय बता दिया था। तब मात्र 5 वोट डलने को रह गए थे। तो मैंने प्रभारी मंत्री से कहा था कि अध्यक्ष बनने के बाद में भरत सिंह जी ने हमसे किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर वो कांटेक्ट करते तो हम जो है निर्विरोध उपाध्यक्ष का चुनाव ही करा देते। और आप बताइए अब 5 वोट रह गए, तो बोले अब कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभारी मंत्री के यहाँ पर भरत सिंह जी ने कहा था कि उपाध्यक्ष का निर्णय प्रभारी मंत्री ही करेंगे और मेरे किसी से कमिटमेंट नहीं है। बाद में वो उनकी मर्जी रही और वो हमारा साथ न देते हुए दूसरे पक्ष का साथ उन्होंने दिया। इसमें भी मैंने ये बात कहा था कि मैं तो खुद जनपद सदस्य नहीं हूँ, ना मैं चुनाव में जनपद पे गया। मेरी बहुएं जनपद सदस्य हैं, तो उसमें तीसरा कोई नाम निकाल लो। अगर हमसे किसी को कोई नफरत है तो तीसरे नाम को आप बना सकते हो, हम उस पर तैयार हैं। चाहे वो जाट हो, चाहे वो धाकड़ हो, चाहे रावत हो, पड़ोरा वाले भी रावत एक और थे, एक धर्मेंद्र रावत था, जयपाल सिंह जाट थे, एक 2 धाकड़ थे, इन किसी को भी बना लो आप। मैं अमित का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि अमित बदरवास से नगर पंचायत में पार्षद है और उसकी माँ बुजुर्ग है और वो बदरवास में रहता है, इसलिए उस पर बदरवास की जिम्मेवारी है। तो यहाँ दूसरा नाम कोई निकालना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव था और प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव उन्होंने नहीं माना। अब वो जो बदरवास में रहने वाला व्यक्ति और वहाँ पार्षद का निर्वाचित सदस्य है उस नगर पंचायत का, वो यहाँ समय नहीं दे पाएगा, ये ऐसी मेरी मंशा थी, इसलिए मैंने इस चीज़ का विरोध किया था। मतलब उपाध्यक्ष का होना ना होना एक बराबर रहेगा? नहीं, वो तो समय ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नगर पंचायत में वो वहाँ पे काम देखेंगे और माँ के सहयोगी वही है, तो यहाँ दिक्कत रहेगी काम करने में। स्वाभाविक बात है। अच्छी बात बताइए, जब आपने मन बनाया था कि आपको जाना है चुनाव के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए, तो आपके पास कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में? देखिए, अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हो गया था, तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी निर्विरोध होना था। और माननीय प्रभारी मंत्री जी अगर फार्म भरते समय मुझे कह देते तो मैं वापस ले लेता, वो चुनाव भी निर्विरोध हो जाता। लेकिन मेरा प्रस्ताव ये था, कहीं मतलब आपको धोखे में रखा गया इस तरह? हाँ, मेरा प्रस्ताव ये था कि आप अमित के बजाय तीसरे किसी व्यक्ति को बना दो, धाकड़ को, जाट को, रावत को, और यादव दूसरा भी है वो इमलावदी वाले, किसी को भी बना दो, वो समय दे पाएगा। वो कोलरस ब्लॉक के को बनाओ। ये तो क्या दीगोद जो है बदरवास के पास में है, निवास उनका बदरवास में है, नगर पंचायत का वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे बदरवास में, तो बदरवास के लोगों को कोलरस ब्लॉक में बनाने की क्या ज़रूरत है, ये मेरा विषय था। नहीं, आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही था। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे, तो जो पंचायत पे, जिला पंचायत पे, जनपद में रुचि रखने वाले नेता हैं, तो ज़मीन से उठ के ऊपर के आते हैं और उसके बाद नेतृत्व करते हैं, तो इसमें बड़े नेताओं का कितना क्या रोल रहा? देखिए, पार्टी की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत माननीय सिंधिया जी का कोई इंटरफेयर इस चुनाव में नहीं रहा। उनने प्रभारी मंत्री को बोल रखा था कि माननीय प्रभारी मंत्री इसमें निर्णय करें, और प्रभारी मंत्री जी ने भी पूरी परिस्थितियों को समझ के जो निर्णय किया था उसमें हम सहमत थे। हम प्रभारी मंत्री जी के हर निर्णय में सहमत थे। अध्यक्ष बनने के बाद में भरत सिंह जी ने प्रभारी मंत्री जी की बात काटी है, और भरत सिंह जी को अध्यक्ष जो बनाया है तो केवल मात्र प्रभारी मंत्री जी के निर्णय पर ही भरत सिंह बने हैं, ना तो उसमें वर्तमान विधायक का कोई रोल है, ना पूर्व विधायक का कोई रोल है। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि वर्तमान विधायक जी ने उपाध्यक्ष उनका है ऐसा मैसेज जनता में दिया है। बाकी महेंद्र सिंह का जहाँ तक अपन बात करें पूर्व विधायक की, तो महेंद्र सिंह के नेता श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी हैं, और सिंधिया जी ने महेंद्र सिंह को जो कहा था कि प्रभारी मंत्री से कोऑर्डिनेट करके आप निर्णय लें, तो प्रभारी मंत्री जी ने जो निर्णय लिया उसमें हम सब सहमत थे। तो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें थोड़ा जातिवाद चलाओ, करनी सेना वगैरह का थोड़ा सहयोग लेके उन्होंने चौहान सिसोदिया मिलके ऐसा कुछ करवाया? देखो साहब, कहीं ना कहीं देखो पब्लिक में जो चर्चा है वो बता रहा हूँ मैं मुकेश जी, आप एक समझदार आदमी हैं। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। मैं तो ये मानता हूँ मेरी जाति मानव है,
और मानवता के लिए जो काम करते हैं वो हमारे सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे समाज के हों चाहे दूसरे समाज के हों। और जो असामाजिक तत्व हैं भले ही वो हमारे समाज के हों, उनसे हम कोई संबंध नहीं रखते। हमारी जाति मानव है और मानवता के लिए जो भी लोग काम करते हैं वो हमारे सब रिश्तेदार हैं, किसी भी समाज के हों। ये तो आपने जनपद के चुनाव की बात की, तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि जनपद उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के अभी जो रामस्वरूप जी ने बात कही, उसमें 14 और 11 का अंतर था। 3 वोट से ये उपाध्यक्ष का चुनाव हार गए थे और किन कारणों से हारे थे वो इनकी जुबानी आपने सुन लिया। अब हम बात करते हैं इनके और राजनीतिक सफ़र के बारे में। एक बात बताइए, जब आप 1989 से आपका राजनीतिक जीवन शुरू था और 94 में कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, तो आपने 21 वर्ष से कम उम्र में अपने पिताजी को सरपंच बना लिया था। 2005 में मेरी उम्र 21 वर्ष से कम थी, इसलिए मैं फार्म नहीं भर पाया था, इसलिए पिताजी का फार्म उस समय डालना पड़ा था। और 2005 में अपने माताजी को जनपद अध्यक्ष बना लिया था। फिर ऐसे कौन से कारण रहे कि आप वो उस ऊंचाई पे नहीं जा पाए जहाँ पे पूरा क्षेत्र मान रहा था कि आप एक विधानसभा का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है और पार्टी ने मुझसे अच्छे दूसरे प्रत्याशियों को समझा, इसलिए पार्टी ने जो निर्णय लिया, माननीय देवेंद्र जी भी विधायक यहाँ से चुने गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी से बने, और माननीय वीरेंद्र रघुवंशी जी भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं। जो पार्टी का निर्णय है वो सब निर्णय हमें सर्वोपरि है और पार्टी का निर्णय उचित निर्णय है। और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा पार्टी ने माना होगा कि हम नहीं जीत सकते, वो जीत सकते हैं, और हम पार्टी का सर्वे अपने आप में सटीक रहता है और मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी निर्णय लेती है। अभी पार्टी ने निर्णय लिया था, पार्टी वालों ने कह दिया इस चुनाव के संबंध में भी। मैं जहाँ तक आपको बता दूं, आप पूरे खुद जांच कर सकते हैं, फ़ोटो ही देख सकते हैं। मैं जनपद के सामने भी नहीं गया इस चुनाव में। हाँ, मैं मौजूद था वहाँ पर। हाँ, मैं जनपद के सामने भी नहीं गया और किसी वोटर से मैंने बात भी नहीं की। मैंने तो प्रभारी मंत्री पे भरोसा किया था और प्रभारी मंत्री जी का जिनने निर्णय नहीं माना वो लोग जाने, वो ही इस बारे में बता सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ऐसे आपने मान लीजिए खरई पट्टी पे आपने चुनाव लड़ा जिला पंचायत में, आप वहाँ जीते। आप आपके क्षेत्र के आसपास से चुनाव लड़ते, आप वहाँ जीते। आप रजौदा क्षेत्र में मंडी में गए, आप वहाँ जीते। मतलब कुल मिला के ये है कि आपका पूरे विधानसभा में आपका वर्चस्व है। तो फिर वो कौन सा ऐसा माइनस पॉइंट आपको नज़र आता है आपके अंदर कि आप विधानसभा लेवल का नेतृत्व नहीं कर सके? कहाँ पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये विधानसभा लेवल पे अभी थोड़ा और कसर बाकी है? देखो मनोज जी, क्या है, आप समझते हो सब, और मेरा जहाँ तक मानना है क्या है कि पार्टी में जो सर्वे होते हैं और पार्टी में जो जानकारी होती है उसमें कमी हमारी ये रही कि हम अपने उचित प्लेटफॉर्म पर उचित समय पे अपनी बात को नहीं रख पाए, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, एक बात और, कार्यकर्ताओं के अंदर आप इतने चहेते हैं, जो भी कार्यकर्ता आपके संपर्क में आता है एक ही बात कहता है कि यार वो नेताजी से अच्छा तो कोई है ही नहीं। मगर उसके बाद भी जो आपके जिसका आपने काम करवाया है उसका जो विरोधी होता है वो आपका और तगड़ा विरोधी बन जाता है। इसको क्या कुंडली दोष मानते हैं या फिर कहीं ऐसा आपको लगता है कि यार चलो इसके चक्कर में अपने दोनों व्यक्ति नहीं साध पाए, ज़्यादा ही विरोध करते चले गए? मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ इस पर जी। ये एक साधु थे, वो एक सरोवर में स्नान कर रहे थे और वो जब स्नान सरोवर में कर रहे थे उस समय एक बिच्छू बैठा हुआ उनके सामने आया, तो उनने हाथ से उठा के उसके प्राण बच जाएं, क्योंकि साधु का ये कर्तव्य होता है जीव पे दया करना। तो उनको दया आई और उन्होंने बचाने की दृष्टि से उसको सरोवर से बाहर निकाल कर ढाई पर फेंकने का जो किनारा होता है ना, वहाँ पर प्रयास किया। अब वो इतने में उन्होंने प्रयास किया, उसने डंक मार दिया। फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया, दोबारा डंक मार दिया। फिर तीसरी बार प्रयास किया तो तीसरी बार डंक मार दिया और चौथे बार प्रयास में उनने उस बिच्छू को किनारे पर फेंक दिया और उसकी जान बच गई। एक चरवाया ये सब दृश्य देख रहा था और चरवाया जब साधु जी उससे निवृत्त होके आए नहा धो के और वो पीड़ा में थे और किसी मंत्र का जाप कर रहे थे, तो वो चरवाया उनसे बोला कि बाबा जी आपको इसने 3-4 बार काटा और फिर भी आपने इसकी जान बचा दी। तो वो संत जी बोले कि भैया मेरे ऊपर तो भोलेनाथ की कृपा है, तो डंक का जहर तो मैं उनके मंत्र से उड़ा देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा स्वभाव है जीव पे दया करना
और इसका स्वभाव क्या है? काटना, डंक मारना। तो ये अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? तो अपना स्वभाव जो है हम कभी नहीं बदलेंगे। ये तो परिस्थितियां हैं। हम जिन लोगों ने हमारा विरोध किया वो भी हमारे भाई हैं, और जिनने हमारा साथ दिया उनके हम ऋणी हैं। चलिए, अब आप स्वभाव नहीं बदलेंगे, बिच्छू ने भी नहीं बदला, तो हम भी अपना प्रश्न बदल लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। विधानसभा क्षेत्र के लेवल की अपन बात कर रहे हैं, तो विधानसभा क्षेत्र में तमाम नेता हैं। जैसे अभी आपने देवेंद्र जैन साहब का नाम लिया, वीरेंद्र रघुवंशी जी का नाम, महेंद्र सिंह के लिए। इनके बारे में कोई एक अच्छी बात अगर हम बात करना चाहें, देवेंद्र जैन साहब शुरू करते हैं, तो देवेंद्र जैन साहब से आपके कैसे ताल्लुक हैं? देखो, देवेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर कई बार मार्गदर्शन लेता हूं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है और मेरी कोई समझ में नहीं आता, दो आदमी ऐसे रहे हैं मेरे पार्टी में, ओम प्रकाश जी और देवेंद्र जी, जिनसे का नाम से हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और फिर हमारी कोई ऐसी बात होती है तो हम पूछने जाते हैं कि भाई साहब इसमें हम क्या करें। वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में है। अच्छा, ओम प्रकाश खटीक जी? ओम प्रकाश खटीक जी मेरे मार्गदर्शक के रूप में है। महेंद्र सिंह यादव जी? महेंद्र सिंह यादव जी की जहाँ तक आप बात करें तो महेंद्र सिंह यादव एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनको कोलारस विधानसभा में धार्मिक और संस्कारवान परिवार उनका माना गया है। राम सिंह दादा उनके जो पूज्य पिताजी थे, विधायक रहे, लेकिन उनके संबंध सबसे मधुर रहे, ठीक है ना। और उन्हीं के वो बेटे हैं, तो बस एक संस्कार परिवार से अच्छा उनका शिष्टाचार का वो है, सबको सम्मान देते हैं, बढ़िया आदमी। वीरेंद्र रघुवंशी जी की और आप महेंद्र सिंह जी की जहाँ तक बात करें तो मैं इतनी सी बात कहूँगा कि महेंद्र सिंह जी के नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी हैं, और वीरेंद्र रघुवंशी खुद नेता है। ये अंतर है। रविंद्र सेवारी जी की बात करते हैं। रविंद्र सेवारी जी से क्या ताल्लुक है? रविंद्र सेवारी जी देखो नगरीय क्षेत्र की राजनीति करते हैं, और मैं ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में तो अपनी सहभागिता, अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। तो रविंद्र सेवारी जी का जो कार्यकाल रहा है, रविंद्र सेवारी जी का जो विकास रहा है, बहुत अच्छा विकास कोलारस में उन्होंने किया, बढ़िया काम किया रविंद्र जी ने। चलिए, ये तो नेताओं से आपके ताल्लुक की बात हुई। अब मैं एक प्रश्न और आगे बढ़ता हूँ विधानसभा की ओर। अगर विधानसभा क्षेत्र में का नेतृत्व करने का आपको मौका मिले पार्टी की ओर से, तो आपके मन में क्या विजन है जनता के लिए? देखिए साहब, जीवन में क्या है, हमारे जो पंचनिष्ठा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो हम मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हमारी पंचनिष्ठाओं में सर्वप्रथम जो बात है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, समाज का जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उससे आगे लाना है। तो सबसे बड़ी बात है जो हमारी पार्टी की है, उसमें मैं उन पंचनिष्ठाओं में विश्वास करता हूं, और उसी को आत्मसात करके काम करने का एक प्रयास करता हूं। व्यक्ति तो एक नाम मात्र होता है, विचार एक पार्टी का है, वो हम सब के लिए और इस समाज के लिए, कल्याण के लिए है। जैसे आप देख रहे हो कि मोदी जी उसी विचार की वजह से प्रधानमंत्री हैं, शिवराज जी उसी विचार की वजह से मुख्यमंत्री हैं। ये सभी साधारण परिवार से आते हैं। कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है नेताओं के साथ, कोई चटपटा किस्सा, कोई मीठा या कुछ लड़ाई का, झगड़े का, जो आपको लगता है कि हाँ मन प्रसन्न हो जाता हो कभी आपका? देखिए, छोटा सा संक्षिप्त में। कई किस्से हैं भाई साहब ऐसे तो, लेकिन मैं जहाँ तक बात करता हूँ, आज जैसे माननीय सिंधिया जी है, और वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दों पर, जैसे आपको मैं बता दूं, धारा 370 का समर्थन उन्होंने कांग्रेस में रहकर किया था, तो उनके विचार हमसे मिलते हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ आ गए। अब क्या स्थिति है इस समय, जो पार्टी की हमारी स्थिति है कि लोग कहते हैं महाराज ने ये कर दिया, महाराज ने वो कर दिया, ये सब गलत है। लोग महाराज का नाम लेके जो उपयोग कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि सिंधिया जी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है उसी के अनुरूप चल रहे हैं। जैसे अभी जनपद के चुनाव में उनका नाम बदनाम किया, उनने कोई इंटरफेयर नहीं किया। उनने तो प्रभारी मंत्री को और संगठन को बोला था जैसा आपको करना है वैसा आप करें। तो माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी जो निर्णय लिए सभी उचित निर्णय हैं। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता कि किससे, तो इतनी सी बात जरूर मैं कहूँगा कि नफरत की राजनीति जो होती है वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं चलती। हाँ, आज जैसे मैं बताऊंगा आपको कि आप किसी पद पर पहुंच गए, तो उसमें तो पद पर पहुंचने के बाद में, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जनपद के अध्यक्ष का चुनाव जब माननीय भरत सिंह जी जीत गए,
तो उनको इतना उनका कर्तव्य बनता है कि एक बार वो हमसे कहते हैं कि वो उपाध्यक्ष का चुनाव भी मैं निर्विरोध हुआ हूँ, ऐसे निर्विरोध हो जाने दो। उन्होंने इतना भी नहीं कहा, तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसी जो नफरत की राजनीति है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। आपने सिंधिया जी का जिक्र किया, सिंधिया जी के बारे में ये भी हवा फैलाई जा रही थी कि वो यहाँ पे जनपद में किसी हरिजन वर्ग से अध्यक्ष बैठाना चाहते हैं, इस तरह की भी हवा फैलाई जा रही है। देखिए क्या होता है, मैं एक आपसे निवेदन करूं, क्या है कि मैं ज़्यादा अपने काम से मतलब रखता हूं भाई साहब, और मेरी भी परिस्थिति ये है कि अब मैं 50 साल से ऊपर का हो गया हूं। मैंने राजनीति की शुरुआत की थी जब मैं 18-19 साल का था। तो उम्र के साथ और घटनाओं के साथ व्यक्ति के अनुभव होते हैं, और कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, और हर घटनाक्रम से कोई ना कोई अनुभव आपको सीख मिलती है। तो जहाँ तक ये बात है सिंधिया जी की, तो मैं आपसे कह रहा हूँ सिंधिया जी ने की जहाँ तक बात है, सारे निर्णय उनने संगठन पे और जो कमेटी थी उस पे छोड़ रखे थे। आपको इस तरह का आया था कोई सुनवाई के साहब वो चाहते हैं कि यहाँ पे अनुसूचित जाति का बैठ जाए व्यक्ति? देखिए क्या हुआ था, मैं आपको बता दूं। मैं जैसे हमारे यहाँ जो दावेदार थे उनमें से एक व्यक्ति का मैं आज भी इस चीज़ को लेकर आपके चैनल पर सरेआम तौर पे कह रहा हूँ कि आलोक बिंदल जब जनपद सदस्य का चुनाव में पराजित हो गए तो बिल्कुल उन्होंने इंटरफेयर जनपद में नहीं किया, और ये एक सराहनीय काम है उनका। लेकिन 2 व्यक्ति और थे जो जनपद अध्यक्ष पद के दावेदार थे, और वो पराजित हो गए। तो वो पराजित होने के बाद में इतने विचलित हो गए कि सबके यहाँ पे किसी हरिजन को भी अध्यक्ष बना दो, आदिवासी को भी बना दो, और इसको भी बना दो, उसको भी बना दो। तो जहाँ तक है कि आज मैं एक बात करूँ कि उनकी विचलता जो रही ना, उनका जो बॉकलाइट मान लीजिएगा या जैसा भी मान लेते हैं अपन, या उनका निजी स्वार्थ है। मैं तो ये मानता हूँ कि देखो, जब हम पराजित हो गए, हमको जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो आलोक जैसे घर बैठे थे वैसे बैठ जाते तो उनका सम्मान बना रहता। अब वो उनके फोटो सेशन हो रहे हैं, वो फोटो सेशन उनके साथ हो रहे हैं जिनका उनने विरोध किया, ठीक है ना। तो जनता सब समझती है, और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे तो वो मित्र हैं, भाई हैं, और मैं तो जो राजनीति को खेल भावना से देखता हूं कि 2 पार्टियां लड़ती हैं। जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं, एक हारता है एक जीतता है, इसके बाद में हम साथ ही हैं सब। तो एक विचार है, विचार और स्वभाव कई लोगों से मेल नहीं खाते, उनके साथ मेरा जाना नहीं होता। बाकी का ऐसा है, देखो कांग्रेस पार्टी की बात करें हम, तो कांग्रेस पार्टी तो इस चुनाव में थी नहीं कहीं पर। आप जो सारे लोग भाजपा के थे, और सारे लोग जब भाजपा के थे तो हमारे यहाँ इंटरफेयर हमारे लोगों ने जाके ऊपर के नेताओं को इन्वॉल्व किया। सिंधिया जी ने किसी से नहीं कहा कि इसको अध्यक्ष बनाओ, इसको उपाध्यक्ष बनाओ। सिंधिया जी के पास हमारे लोग गए कि हम बनना चाहते हैं ऐसे ऐसे, तो सिंधिया जी ने कह दिया कि इसका निर्णय संगठन और प्रभारी मंत्री जी बैठ के करें, जो कमेटी बनी है वो। तो सिंधिया जी का नाम लेना गलत है। अभी आपने फिर से जिक्र किया सिंधिया जी का, मैं भी आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जनपद के बाहर की बात है, जिस दिन चुनाव था, एक बड़े नेताजी थे, तो ऐसी बात चल रही थी कि जो भी हो रहा है यहाँ पर सब सिंधिया जी की देन है, चाहे बदरवास हो, चाहे वो कोलारस हो, चाहे वो शिवपुरी में हो, नगर पालिका में हो। तो मैंने कहा कि आप सब लोग जब जीत कर जा रहे हैं दिल्ली, तो क्या एक बार भी सिंधिया जी ने ये नहीं कहा कि आप जब सब लोग जीत रहे हैं तो फिर मैं कैसे हार गया? देखो, पहली बात तो ये है कि ये लोग कहते हैं ना, वो गलत है। और सिंधिया जी के जो चुनाव की बात है, देखो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि उस चुनाव पे चर्चा कर लूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोदी जी के नाम पे हम सब ने मतलब सारे कार्यकर्ता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में सिंधिया जी देखना चाहते हैं, इसलिए सिंधिया जी भाजपा में आ गए, ठीक है ना। अब रही बात मूल और इसकी, तो मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं बताना अपनी तरफ से चाह रहा हूँ भले, कि जैसे अभी जिला पंचायत में जो अध्यक्ष बनी है नेहा, वो मूल भाजपा की है। और आप कहोगे कि वो मूल भाजपा की कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं। क्या है कि राजकुमार जी भाई साहब हमारे बहुत सम्मानीय रहे हैं, और पार्टी में वो बरसों से काम कर रहे हैं। राजमाता साहब जब लोकसभा का चुनाव लड़ती थी, तब से भाई साहब जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और न्याय जी बिटियाँ भले ही महेंद्र सिंह की हैं और अच्छे परिवार से हैं, लेकिन बहू राजकुमार सिंह जी की है। तो राजकुमार सिंह जी का मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि बनो तो राजकुमार जी जैसे बनो। उनने अपना एक बेटा IAS बनाया,
ये हमारे लिए ये प्रेरणा की बात है, और दूसरे बच्चे जो हमारे तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उनके लिए भी वो प्रेरक है। और एक बेटा उनने अच्छा काश्तकार और एक अच्छा सामाजिक और राजनीति में भेजा, तो उनके दोनों बेटे होनहार थे। ये सब राजकुमार जी की देन है, और राजकुमार जी मूल भाजपा के हैं और उनकी बहू नेहा है, तो वो मूल भाजपा की अध्यक्ष बनी है। मतलब मैं पुरानी भाजपा की जीत। हाँ, पुरानी भाजपा की जीत हुई है। दूसरे उपाध्यक्ष पद पर भी नवप्रभा जी के पति विधायक रहे, और वो अमित जो है वो विधायक का बेटा है, और वो भी मूल भाजपा का है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मैं ये मानता हूँ कि ये कहते हैं लोग कि सिंधिया जी का है और इनका है, अरे ये दोनों तो मूल भाजपा के हैं। इसमें सिंधिया जी की बात कहाँ से आ गई? सिंधिया जी ने, अगर मैं तो ये मानता हूँ सिंधिया जी ने मूल भाजपा का साथ दिया है, मूल भाजपा का साथ। हाँ। चलिए, अब जाते जाते एक और सवाल हमारा आखिरी है। एक संदेश दे दीजिए पब्लिक के नाम से, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो पब्लिक के लिए क्या संदेश है आप? देखिए साहब, मैंने अपने जीवन में कुछ संकल्प लिए हैं, और वो संकल्प हैं मेरे कि गुंडागिर्दी और भ्रष्टाचार या दलाली, जो भी समझे, इसका हमको विरोध करना है। तो राजनीति में एक स्वच्छता रहे, राजनीति में ईमानदार लोग आगे बढ़ें, करप्शन ख़त्म हो और विकास हो। तो ये जनता को सोचना चाहिए, और जनता तो जनार्दन है, और हम तो जनता जनार्दन के पुजारी हैं। बाकी जनता सब समझदार है, और आप सब अनुभवी है। तो आप आ रहे हैं इस बार विधानसभा में? देखिए मेरे हाथ में होता तो मैं तो बहुत पहले आ जाता है। ये तो सब पार्टी के हाथ में है, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो विधायक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक कोलारस से बनेगा। ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, जो भी बनेगा भाजपा का बनेगा। चलिए ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो देखा दोस्तों, ये थे कोलारस विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता। इनका शिवपुरी ज़िले में भी बहुत ही आदर के साथ नाम लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी, और विरोधी भी जिनके कायल हैं, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक बार फिर जनता के बीच में पहुँचें, जनता इनको उसी तरह से आँखों पर बैठाए जितना कि वो 33 साल से इनको बैठाए चली आ रही है। एक बार फिर हम इनकी मुलाकात कराएंगे, जल्द ही हम आपके साथ इनके साथ फिर रूबरू होंगे जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे। तब तक के लिए हमारे आज के विशेष कार्यक्रम नेताजी में हमें आज्ञा दीजिए। मुझे मेरे काना के साथ नमस्कार।